नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम केरला में 2021 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, 0.5% रिटन एज डेसिमल इज व्हाट। आधा प्रतिशत दशमलव के रूप में लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसे डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.5 है। 0.5% को हमने किस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ये तो ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में है, बट अब परसेंट है हमारे पास 0.5%। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.5 ओवर। परसेंट किसके इक्वल होता है, परसेंट इज इक्वल टू 1/100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100। तो कितना आ जाएगा, हम डिवाइड में 100 इज इक्वल टू, अब 5 ओवर डेसिमल रिमूव किया तो कितना आ गया हमारे पास, 10। तो 100 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 5/1000। अब हमने क्या करना, अब यहाँ पे हमने डेसिमल प्लेस करना है। तो जितनी हमारे पास टोटल नीचे जीरो होंगी, उतना ही ऊपर, उतने ही डिजिट के बाद टोटल डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नीचे कितनी जीरो है, 3 जीरो। तो ऊपर भी जो डेसिमल आएगा वो 3 डिजिट के पहले आएगा। तो अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास एक है, तो देखो जीरो के 5 के नीचे एक जीरो आ गई। अब जहाँ पे 2 जीरो खाली है और ऊपर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो सेम 2 जीरो के ऊपर भी हमने क्या करना है, 2 जीरो लगा देनी है। और जहाँ पे 1 आएगा वहाँ पे हमने डेसिमल लगा देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, इज इक्वल टू 0.005। क्वेश्चन नंबर 2, ए सेल अ कार टू बी एट 10% लॉस। इफ बी सेल इट फॉर ₹54,000 एंड गेन 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार फॉर ए वॉज वट। ए एक कार बी को 10% हानि पर बेचता है। यदि बी इसे 54,000 रुपये में बेचता है और 20% लाभ प्राप्त करता है, ए के लिए कार की लागत मूल्य क्या था। तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है ए के लिए। तो क्या दिया यहाँ पे हमारे पास, पहले तो बोला कि जो बी है उसने क्या किया, कार को 54,000 रुपये में आगे बेचा और उसके ऊपर 20% गेन किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 54,000 रुपीज़। और क्या बोलो, प्रॉफिट कितना हो रहा है इसके ऊपर, प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 20%। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20%। तो 100 + 20 कितने हो गए, 120 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस 54,000 रुपीज़। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और बाकी जब हम इन सभी को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 45,000 रुपीज़। ये जो सेलिंग प्राइस था ये किसका था, बी के लिए, और कॉस्ट प्राइस भी किसके लिए आया, ये बी के लिए। तो अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है ए का, वो किसके इक्वल है, जो कॉस्ट प्राइस है बी का। तो अब सेलिंग प्राइस फॉर ए कितना आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ ए मीन्स कितने में बेचा उसने, 45,000 रुपीज़ में। और हमने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है। और लॉस कितना बताया हुआ है, 10% लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 10%। तो यहाँ से अब हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा अब हमारे पास, 100/100 माइनस लॉस कितना हो रहा है, 10%। तो मीन्स 100/90 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 45,000 रुपीज़। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे अब हम, कितना आएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, 500। तो 500 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस किसके लिए, ए के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 50,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3, प्रवीण बाउट पेट फूड वर्थ ₹56,000. He then sold 1/3 of its, incurring a loss of 40%. What profit he must earn on rest of the supplies to nullify this loss? प्रवीण ने 56,000 रुपये
का पालतू भोजन खरीदा, फिर उसने इसका 1/3 भाग 40% की हानि पर बेच दिया। इस हानि को समाप्त करने के लिए उसे शेष आपूर्ति पर कितना लाभ अर्जित करना होगा, कि जिससे जो लॉस हो रहा है और जो प्रॉफिट हो वो कैंसिल आउट होके इक्वली हो जाए, ना ही उसे प्रॉफिट हो और ना ही उसे लॉस हो। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 3। टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 3। अब उसने क्या किया, जो फर्स्ट पार्ट था उसे कितने में बेच दिया उसने? 40% लॉस पे। तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे? फर्स्ट पार्ट कितना आ गया? 40% लॉस पे आ गया। अब बोला जो बाकी बचे हुए 2 पार्ट्स हैं वो उसे कितने में बेचे कि ये जो लॉस है ये उसका नलीफाई हो जाए। तो वो क्या करेगा, जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसे भी क्या करेगा, 20% प्रॉफिट पे बेचेगा। दोनों को क्या करेगा, एक एक को 20% और 20% प्रॉफिट पे बेचेगा। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना आ गया इन दोनों का? टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 40%। अब उसने एक पार्ट के ऊपर लॉस कितना किया था? 40%। अब बाकी दोनों को उसने जब 20% पे बेचा तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 40%। अब जब इन दोनों को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास क्या हो गया, ना ही तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और ना ही यहाँ पे हमें लॉस हुआ। तो अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि इस हानि को समाप्त करने के लिए उसे शेष आपूर्ति पर कितना लाभ अर्जित करना होगा। तो जो शेष आपूर्ति है, जो उसके 2 पार्ट है, तो उसे 20% ईच प्रॉफिट पे उसे बेचना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 20%। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स 20, 500, 1000, 10,000। दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमने क्या करना है, यहाँ पे एवरेज फाइंड करना है जो हमें नंबर दिए हुए हैं। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल गिवन नंबर और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो हमें नंबर दिए हुए हैं इनका हम सम निकाल लेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 20 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 10,000 और डिवाइड किससे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितनी है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, तो जब हम इन सभी को ऐड करेंगे 4 नंबर को तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 11,520 डिवाइड बाय 4। तो जब हमने इसे कैंसिल आउट किया तो हमारे पास कितना आ गया? एवरेज इज इक्वल टू 2880। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2880। Question number 5. X and Y together can complete the work in 12 days. X alone can complete it in 18 days. Number of days required for Y to complete the same work. X और Y मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और X अकेले इस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हमने फाइंड क्या करना है कि Y सेम वर्क को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो हमने यहाँ पे Y उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड करने किसके लिए? Y के लिए। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है? X और Y मिलके एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं? 12 डेज में। और X अकेला उसी काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है? 18 डेज में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास? LCM ऑफ 12 एंड 18। तो LCM कितना आ जाएगा हमारे पास? 36 यूनिट। तो यहाँ से हम XY की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि X और Y दोनों एक साथ मिलके एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहे हैं। तो एक दिन में वो कितना यूनिट वर्क कर रहे हैं? 12 3 36, 3 यूनिट पर डे। और X अकेला कितना काम कर रहा है वो निकाल लेते हैं हम एक दिन में। तो X करेगा यहाँ पे 2 यूनिट पर डे। हमें यहाँ पे दोनों का वर्क पता चलेगा कि वो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं और X अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं XY का 1 डे वर्क कितना आ गया हमारे पास? दोनों का 1 डे वर्क कितना आ गया हमारे पास? 3 यूनिट पर डे। कि X जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट काम कर रहा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे X की वैल्यू पुट कर देंगे। इंप्लाइज दैट X कितना आ गया हमारे पास? 2 यूनिट पर डे प्लस Y का हमने निकालना है तो इज इक्वल टू 3 यूनिट पर डे। तो यहाँ से हम Y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Y कितना आ जाएगा? Y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 यूनिट पर डे। तो Y क्या करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट। तो पूछा कि टोटल वर्क
को ख़त्म करने के लिए वाई कितने दिन काम करेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, टाइम फॉर वाई इज इक्वल टू, या फिर टाइम फॉर वाई टू कंप्लीट 36 यूनिट वर्क इज इक्वल टू। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ वाई। तो टोटल वर्क कितना हमारे पास 36 यूनिट, और एफिशिएंसी कितनी आ गई वाई की 1 यूनिट पर डे। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, तो हमारे पास कितना टाइम आ गया 36 डेज। तो वाई 36 यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा 36 डेज में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 36 डेज। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एन आर्टिकल विद कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000 इज सोल्ड एट ₹2,400 फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस। यदि 4,000 रुपये की लागत मूल्य वाली एक वस्तु को 2,400 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें क्या बताया, गिवन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 4,000 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 2,400 रुपीज़, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा और सेलिंग प्राइस क्या है कम है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। तो लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4,000 माइनस 2,400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा हमारे पास 1,600 रुपीज़। तो कितना लॉस हो रहा है उसे, 1,600 रुपये का लॉस हो रहा है। तो बोले पहले लॉस निकालो, फिर हमने लॉस परसेंट में निकालना है। तो लॉस परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस। लॉस कितना हो रहा है हमें 1,600 का, और कॉस्ट प्राइस कितना था 4,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करना है, इज इक्वल टू, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से 4 1 द 4, 4 4 द 16। तो लॉस परसेंट किसके इक्वल आ गया, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 40%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 40%। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन हैज़ गिवन ₹25,000 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर ईयर टू हिज फ्रेंड। आफ्टर 4 ईयर हाउ मच इंटरेस्ट हैज़ टू बी पेड बाय हिज फ्रेंड। एक व्यक्ति ने अपने मित्र को प्रतिवर्ष 10% के साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये दिए। 4 वर्ष बाद उसके मित्र को कितना ब्याज देना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 25,000 रुपीज़, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 ईयर, और क्या दिया हुआ है, हमें रेट भी दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है 10% पर एनम। हमने फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इम्प्लाइज दैट। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 25,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 10%, 10 ओवर 100, और टाइम कितना दिया हुआ 4 ईयर। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे हम, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। क्या आ जाएगा हमारे पास इसे सॉल्व करके, तो कितना आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 10,000 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 10,000। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 10,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 30% ऑफ एक्स इज 45 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोला यहाँ पे हमारे पास जो 30% है एक्स का, किसका 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास 45 के इक्वल। तो बोला है जो एक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो निकाल लेते हैं हम। 30% का ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, और परसेंट किसके इक्वल होता है 1/100 के इक्वल। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 30/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 45। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगी, तो कितना आ गया हमारे पास। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई। अब जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर हो जाता है, और जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10/3। तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 5 द 15, 15 10 द 150। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 150।
तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 150। क्वेश्चन नंबर 9, 30% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91 गिव्स द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। क्या बोला हो यहाँ पे कि 30% ऑफ अ नंबर, एक नंबर है जो हमने मानना है, तो मान लेते हैं उस नंबर को, लेट द नंबर बी इज इक्वल टू एक्स। और जब 30% ऑफ एक्स निकाला गया और वह 91 में से माइनस किया तो हमें वही नंबर मिला जो हमने यहाँ पे माना हुआ है। क्या मिलेगा वहाँ पे हमें? एक्स। तो बोला कि वही संख्या जो एक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, लेट द नंबर बी एक्स। तो किस में से सब्ट्रैक्ट करना हमने? 91 में से। 91 माइनस 30% ऑफ एक्स, और हमें मिल क्या रहा है रिजल्ट में भी? एक्स ही मिल रहा है। तो क्या आ गया हमारे पास? 91 माइनस 30/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो कितना आ गया हमारे पास? 91 को इधर ही रहने देते हैं, 91 इज इक्वल टू एक्स माइनस, इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा राइट साइड में प्लस का, तो एक्स प्लस 3x/10। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 10। 91 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया हमारे पास 10, तो 10x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 910 इज इक्वल टू 13x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? 910 इज इक्वल टू x, और 13 से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 13 1 13, 13 कितने होते हैं? 91, 13 7 91, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 70। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग फ्रॉम विजयवाड़ा टू विशाखापट्टनम इज 100 km/h, while when coming back from Visakhapatnam to Vijayawada its speed is 150 km/h. Find the average speed during whole journey. विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम जाने वाली ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा वापस आने पर इसकी गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करना है, जो होल जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो जब भी हमारे पास दो ट्रेन होती हैं ऐसे आना जाना, तो वहाँ पे हमारे पास हमने क्या निकालना होता है? एवरेज स्पीड निकालनी होती है। तो उस केस में एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? लिखते हैं यहाँ पे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू S1 मल्टीप्लाई S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या है यहाँ पे? 100 km/h, 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई, और किस स्पीड से ट्रेन वापस आ रही है? 150 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 150 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 100 200, 200 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू वट? ये आ जाएगा हमारे पास 30,000। 30,000 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया हमारे पास? 250। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और जब हम बाकी सभी को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 120 km/h। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 120 km/h। तो ये क्या आ गई हमारे पास? एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज 40 ईयर। द एवरेज एज ऑफ ए बी इज 35 ईयर एंड द एवरेज एज ऑफ सी डी इज 42 ईयर। एज ऑफ ई इज वट? ए बी सी डी और ई की औसत आयु 40 वर्ष है, ए और बी की औसत आयु 35 वर्ष और सी और डी की औसत आयु 42 वर्ष है। ई की आयु क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है। तो क्या गिवन दिया हुआ हमें? एवरेज एज दी हुई है पांचों की। एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी एंड ई कितनी दी हुई है? 40 ईयर। तो यहां से हम क्या करेंगे? टोटल एज निकाल लेते हैं। तो टोटल एज कितनी आ जाएगी? टोटल एज इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 200 ईयर। तो ये क्या आ गई हमारे पास? टोटल एज। तो हम एवरेज एज कितनी दी हुई है ए बी की? एवरेज एज दी हुई है ए बी की 35, तो टोटल एज कितनी आ जाएगी ए बी की? टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 70 ईयर। और क्या दी हुआ नेक्स्ट?
सी और डी की हमें एवरेज एज दी हुई है, कितनी दी हुई है 42 ईयर। तो यहाँ से हम टोटल एज निकाल लेते हैं सी एंड डी की। टोटल एज ऑफ सी एंड डी कितनी आ जाएगी 42 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 इज 4, 2 4 8, 84 ईयर। एज ऑफ ई हमने फाइंड करनी है, तो हमने क्या लिख दिया क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अब टोटल एज क्या है हमारे पास, ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सभी की टोटल एज कितनी है हमारे पास 200 ईयर। और यहाँ पे ए बी की भी एज आ गई हमारे पास, सी डी की भी आ गई। ए बी की कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 70 है, प्लस सी डी की कितनी आ गई 84, प्लस ई की हम यहाँ से निकालेंगे 200 ईयर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ई को इजीली रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू, अब 200 माइनस 70 प्लस 84 कितने होते हैं 154। तो यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा 154। तो जब हमने यहाँ पे 200 में से 154 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया 10 माइनस 4 कितने होते हैं 6, और यहाँ पे कितना बचा 9, 9 माइनस 5 4। तो ई की एज कितनी आ गई 46 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट 46 ईयर। क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज ऑफ रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर of 10 inning was 32. How many run must be made in his next inning so as to increase his average of run by 4? एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। उसकी अगली पारी में रनों के औसत में 4 की वृद्धि करने के लिए उसे कितने रन बनाने होंगे। तो हमने यहाँ पे रन फाइंड करना है कि जब उसके पहले उसके 32 रन थे 10 इनिंग में, अब उसकी जो एवरेज है वो 4 रन से बढ़ा दी है, तो टोटल नंबर ऑफ रन कितने होंगे फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया, एवरेज रन दिए हुए हैं, एवरेज रन ऑफ 10 इनिंग कितने दिए हुए हैं 32। तो यहाँ से हम टोटल रन निकाल लेते हैं। टोटल रन इन 10 इनिंग इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 320 रन्स। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि जो पहले एवरेज थी वो 32 थी, अब उसकी एवरेज 4 रन से बढ़ गई, तो मीन्स उसकी टोटल एवरेज कितनी होगी अब 36। मीन्स अब 320 रन, अब जो वो नेक्स्ट इनिंग खेलेगा, मान लो कि उस इनिंग में उसने रन बनाए x, और वो जो नेक्स्ट इनिंग है वो इनिंग कौन सी होगी 11th इनिंग, तब उसकी एवरेज कितनी आ रही है 36। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 320 प्लस x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, करते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 320 प्लस x इज इक्वल टू 11 6 द 66 6, 11 3 द 33 प्लस 6 कितने होते हैं 39, 396 implies that x is equal to 396 माइनस 320। तो कैंसिल आउट कर सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 6, 9 माइनस 2 कितने होते हैं 7, और 3 माइनस 3 0। तो नेक्स्ट इनिंग में वो कितने रन बनाएगा 76। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट 76 रन। Question number 13, a number is mistakenly divided by 10 instead of being multiplied by 10. What is the percentage error in the result? क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि एक नंबर है जिसे हमने डिवाइड कर दिया गलती से 10 से, बट करना क्या था, हमें मल्टीप्लाई करना था किससे 10 से। तो मान लेते हैं जो वो नंबर है वो मान लेते हैं 100। लेट नंबर बी इज इक्वल टू 100। पहले केस में क्या बोला हुआ कि वो नंबर जो है हमने उसे मल्टीप्लाई करना था 100 से, बट कर क्या दिया डिवाइड। तो डिवाइड किया तो कितना आ गया इज इक्वल टू 100/10। तब आंसर कितना आ गया 10 से 10 कैंसिल आउट करके इज इक्वल टू 10। और दूसरे केस में जब हमने ओरिजिनल क्या करना था, ओरिजिनली हमने उसे मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा जब हमने उसे उसी नंबर को मल्टीप्लाई किया 10 से तो कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 1000। अब बोला कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट, कि जो ओरिजिनल रिजल्ट आना था
ठीक है, और जो हमने गलती से किया उन दोनों के बीच में कितना परसेंटेज एरर आ रहा है वो हमने निकालना है। तो पहले तो हम एरर निकाल लेते हैं। एरर कितना है, जो मल्टीप्लाई करके कितना है 100,000, 1000 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो डिवाइड करके है। डिवाइड किया तो कितना आंसर है 10। तो 100,000 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 990। अब हमने क्या निकालना है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है, परसेंटेज एरर। तो क्या करेंगे, तो एरर कितना आ गया हमारे पास 990 डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है 1000। तो डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, मल्टीप्लाई 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0, तो कितना आ गया हमारे पास 99%। तो परसेंटेज ऑफ एरर कितना आ गया, दो रिजल्ट के बीच में 99%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 99%। Question number 14. If 20% of 200 students of a class have failed in the annual examination, what is the number of students passed? यदि एक कक्षा के 200 छात्रों में से 20% वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो हमने क्या करना है कि 20% छात्र क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो जितने बच्चे पास हुए हैं वो बताना है कि कितने स्टूडेंट पास हुए। तो क्या दिया यहाँ पे हमारे पास टोटल स्टूडेंट दिए हुए। टोटल स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 200। अब नेक्स्ट क्या बोला है कि 20% ऑफ टोटल 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल। क्या रहा है 20% फेल हो रहे हैं कितने, टोटल में से। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कितना आएगा 20% ऑफ 200, 20/100 मल्टीप्लाई 200, 20 से 20 कैंसिल इज इक्वल टू 20, 22 से 40 स्टूडेंट जो है वो फेल हो रहे हैं। तो अब स्टूडेंट पास, कितने स्टूडेंट पास हुए तो वो निकाल लेते हैं। सो पास्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट कितने हैं 200, 200 में से कितने फेल हो रहे हैं 20%, और 20% कितने आ गए 40 के इक्वल, तो 200 माइनस 40 इज इक्वल टू 160 स्टूडेंट्स जो कि पास हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 160 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15. If Ajay complete a certain work in 8 days and Vijay can complete the same work in 24 days, find the time in which the work will be completed if both Ajay and Vijay work together. यदि अजय एक निश्चित कार्य को 8 दिनों में कर रहा है और विजय उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अजय और विजय दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में खत्म करेंगे। तो ये हमने फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अजय एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है, कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है 8 डेज में, और विजय काम खत्म कर रहा है 24 डेज में। तो यहाँ से हम इन दोनों का एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास 24 यूनिट। तो अब यहाँ से अजय की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि अजय एक दिन में कितना काम करेगा। यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 ज़ा 24, तो मीन्स 3 यूनिट पर डे। और विजय कितना करेगा, विजय 1 यूनिट पर डे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास अजय का भी वर्क आ गया और विजय का भी वर्क आ गया। तो हमने क्या निकालना है कि जब वो दोनों एक साथ काम करेंगे, तो देखो अजय और विजय जब दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो उनका वन डे वर्क कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू अजय का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट और विजय का कितना है 1 यूनिट। तो कितना आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 4 यूनिट पर डे। तो अजय और विजय जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे 4 यूनिट। तो बोला है कि टोटल वर्क को वो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, जो टोटल वर्क है उसे कितने दिनों में वो खत्म करेंगे। तो हमने यहाँ पे बेसिकली टाइम फाइंड करना है। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, या फिर टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट 24 यूनिट वर्क बाय अजय एंड विजय। तो कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट, और एफिशिएंसी कितनी आ गई अजय और विजय की 4 यूनिट पर डे। तो 4 यूनिट पर डे, यूनिट से यूनिट कैंसिल, 4 1 द 4, 4 6 द 24 इज इक्वल टू 6 डेज।
तो वो दोनों एक साथ मिलके 24 यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करेंगे? 6 डेज में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 16, इट टेक 8 आवर फॉर अ 600 किलोमीटर जर्नी। इफ 120 किलोमीटर इज डन बाय द ट्रेन एंड रेस्ट बाय द कार, it take 20 minutes more if 200 kilometer is done by the train and the rest by car. The ratio of the speed of the train to that of the car is what? तो हमने क्या करना है यहाँ पे स्पीड रेशियो फाइंड करनी है स्पीड ऑफ कार एंड स्पीड ऑफ ट्रेन के बीच में। तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार कितनी आ गई हमारे पास? इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब फर्स्ट केस में यहाँ पे हमारे पास दो केस हैं। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या बोला हुआ है कि वो 600 किलोमीटर जर्नी है टोटल 8 घंटे में तय कर रहे हैं। और क्या बोला हुआ यहाँ पे 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तय किया गया किस स्पीड में? 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कौन ट्रैवल कर रहा है? ट्रेन से कर रहे हैं। तो 120 ट्रेन से किया तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? x किलोमीटर प्लस जो बचा हुआ वो कैसे किया? कार से। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 600 में से 120 गए तो कितना बचा? 480 किलोमीटर का डिस्टेंस किससे ट्रैवल किया? कार से। तो कार की स्पीड कितनी थी? y किलोमीटर पर आवर। और टोटल कितना टाइम लगा हमें? 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो किलोमीटर पर आवर है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैं इसलिए इसे यूनिट लेस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं थोड़ा सा। क्या आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम लिए तो कितना आ गया हमारे पास? एलसीएम आ गया हमारे पास XY 120 y प्लस 480x इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया हमारे पास? 120y प्लस 480x इज इक्वल टू 8xy। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में क्या बोला हुआ कि अगर टाइम 20 मिनट ज़्यादा लगता है और डिस्टेंस क्या है हमारे पास? ये केस 1। अब ये केस 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब दूसरे केस में बोला हुआ है कि ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है? 200 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर प्लस जो बचा हुआ वो किससे कर रहे हैं? कार से। तो कार से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? 400 किलोमीटर ओवर y इज इक्वल टू, अब टाइम कितना लग रहा है? 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। मीन्स 8 आवर तो पहले था ही, अब उसमें भी कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? 20 मिनट। तो इसको हम चेंज करके लिख लेंगे। अब मिनट में चेंज कर लेते हैं पहले इस पोर्शन को। कितना आ जाएगा? 8 आवर में कितने मिनट होंगे? 140 मिनट प्लस 20 मिनट, तो कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे? 500 मिनट। अब 500 मिनट को जब हम आर में चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 25/3। तो यहाँ पे जब हमने एलसीएम लिया तो कितना आ गया एलसीएम? XY। तो यहाँ पे आ गया 200y प्लस 400x इज इक्वल टू 25/3। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 इंटू 200y प्लस 400x इज इक्वल टू 25xy। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में हमारे पास XY कॉमन है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो XY कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 120y प्लस 480x ओवर 8 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 इंटू में 200y प्लस 400x ओवर 25। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखते हैं यहाँ पे 100 ब्रैकेट में 25 इंटू में 120y प्लस 480x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आएगा हमारे पास 28 मल्टीप्लाई में 3 इंटू में 200y प्लस 400x। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं? 120 को कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ से हम 200 को कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 25 मल्टीप्लाई 120 इंटू में कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे? y प्लस 480 यहाँ से 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 4x इज इक्वल टू 8 3 से कितने होते हैं? 24। तो 24 मल्टीप्लाई यहाँ से हमने 200 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा हमारे पास? y प्लस 4x। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 5y प्लस 20x इज इक्वल टू 8y प्लस 16x। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से हम निकाल लेते हैं 20x
माइनस 16x इज इक्वल टू 8y माइनस 5y। तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 4x इज इक्वल टू 3y। तो हमने क्या करना था, रेशो फाइंड करनी थी स्पीड्स की। तो क्या आ जाएगा, x ओवर y इज इक्वल टू 3/4। तो एक्स वाई रेशो में लिख लेते हैं अब इसे। तो x रेशो y किसके इक्वल आ गया, 3/4 के इक्वल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3/4। क्वेश्चन नंबर 18, कबीर पेड ₹9600 एज इंटरेस्ट ऑन अ लोन ही टुक 5 years ago at 16% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट वाज द अमाउंट ही टुक एज लोन। तो हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है कि उसने कितने रुपए लोन में लिए थे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारे पास नहीं दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ कबीर पेड ₹9600 एज इंटरेस्ट ऑन अ लोन ही टुक। अब लोन कितना हमारे पास नहीं दिया हुआ है, बट उसने इंटरेस्ट कितना पे किया, सिंपल इंटरेस्ट वो उसने पे किया ₹9600। कितना टाइम कितना दिया हुआ था, टाइम 5 year। और रेट कितना है, रेट इज इक्वल टू 16%। तो हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। इम्प्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास 9600 इज इक्वल टू प्रिंसिपल को हम पी लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई रेट कितना है 16/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना आ गया 5 year। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ से कुछ होगा यहाँ पे कैंसिल आउट। पहले से सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास 9600 और 00 डिवाइडेड बाय 16 5 80 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो 10 से 10 कैंसिल, अब 8 से 8 1 8 8 1 8 8 2 16। तो कितना आ गया हमारे पास 12,000। इम्प्लाइज दैट प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 12,000 रुपीज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ₹12,000। क्वेश्चन नंबर 19, Raman paid ₹11,400 as interest after 9 years. He had borrowed some money at rate of 6% for first 2 year, 9% for next 3 year and 14% for rest of the period. How much money did he borrow? रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 11,400 रुपये का भुगतान किया। उसने पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ पैसे उधार लिए थे। उसने कितना पैसा उधार लिया था, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हमारे पास कि उसने इंटरेस्ट दिया, टोटल इंटरेस्ट दिया 11,400। तो टोटल इंटरेस्ट मीन्स S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू कितने दिया उसने 11,400 रुपीज़। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट S1 क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। सभी जगह यही फॉर्मूला चलेगा, प्लस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 एंड प्लस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इज इक्वल टू 11,400 रुपीज़। अब देखो प्रिंसिपल कितना हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे रेट और टाइम हमें दिया हुआ है फर्स्ट केस के लिए। तो प्रिंसिपल को हम पी मान लेते हैं, मल्टीप्लाई रेट कितना दिया हुआ है फर्स्ट केस के लिए 6%, मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया हुआ है 2 year मल्टीप्लाई 2 प्लस सेकंड केस के लिए प्रिंसिपल पी है, मल्टीप्लाई रेट कितना दिया हुआ है 9%, 9/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 3 year का। यहाँ पे टाइम कितना है 3 year और यहाँ पे कितना 2, 5 year हो गया। अब टोटल टाइम कितना था 9 year, तो कितना बचा रेस्ट ऑफ 4 year। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट कितना हो गया 14%, 14/100 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 11,400 रुपीज़। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ओवर 100 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे P ओवर 100 इंटू में 6 + 2 सॉरी 6 2 कितने होते हैं 12 प्लस 9 3 27 प्लस 14 4 56 इज इक्वल टू 11,400। इम्प्लाइज दैट, अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल
इज इक्वल टू 11,400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 95। तो इन सभी को ऐड करके कितना आ गया, इन सभी का सम 95। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ₹12,000। क्वेश्चन नंबर 20, 1.14 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ 1.9 इज व्हाट। 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हमने इसे क्या करना है, परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या बोला हुआ है यहाँ पे, मान लेते हैं लेट 1.14 इज x% ऑफ किसका, 1.9। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब 1.14 कब आएगा, इज इक्वल टू जब कोई नंबर होगा वो क्या होगा, वो परसेंट होगा किसके, 1.9 के। मीन्स x% ऑफ 1.9, ऑफ का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई। तो क्या जाएगा यहाँ पे x% ऑफ 1.9। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो कितना आया, 114/100 इज इक्वल टू, परसेंट का मीन्स क्या होता है, परसेंट इज इक्वल टू 1/100। तो x/100 मल्टीप्लाई 1.9 है तो इसे हम 19 लिखेंगे और डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे, 10। तो कितना आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा हमारे पास 114 मल्टीप्लाई 1000/100 मल्टीप्लाई 19 इज इक्वल टू एक्स। तो जब हम यहाँ से इन सभी को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 60%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 60%।